अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा डिप था, तो उसके जो ये पीछे वाला फोल्ड बनेंगे 2 लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के चक्कर में हम उसे कह देंगे मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कोलोन के चक्कर में उसे हम इस फोल्ड को कहेंगे मेसोकोलोन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। सिग्मोइड कोलोन में भी हम इसे मेसोकोलोन कहेंगे। स्टमक की दफ़ा हम पहले बात कर चुके हैं कि लिवर के साथ जो सा अटैच हो रहा होगा हम उसे कहेंगे उस पार्ट को जो वेंट्रल मेसेंट्री में बना था, लेसर ओमेंटम। ये वाला यहाँ पे स्टमक बना था, स्टमक ने लिवर के साथ जो पार्ट अटैच हुआ था वो था लेसर ओमेंटम, और जो स्टमक का डोर्सल मेसेंट्री में स्प्लीन के साथ पार्ट अटैच होगा उसे हम कहेंगे ग्रेटर ओमेंटम। अच्छा, ग्रेटर ओमेंटम ऐसा नहीं होता, ग्रेटर ओमेंटम भी थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं बना के दिखाता हूँ कैसे। ओके, तो ये स्टमक था, स्टमक लिवर के साथ अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, 2 लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दिस इज नोन एज लेसर ओमेंटम। ठीक है, स्टमक का ये जो लेसर कर्वेचर है वो लिवर के साथ अटैच हो रहा है। जो ग्रेटर कर्वेचर है ना, उसके साथ भी 2 लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, जैसे कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। वो क्या करता है, वो ओरिजिनेट करता है स्टमक से, नीचे जाता है, फिर इट्स सेल्फ फोल्ड बैक होता है यूँ वापस, और जाके ट्रांसवर्स कोलोन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। अब फिर ट्रांसवर्स कोलोन का जो सा मेसोकोलोन होगी, जैसे हमने पहले सैजिटल सेक्शन में दिखाया, वो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन जो सी होगी पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ अटैच होगी। दोबारा बताता हूँ, स्टमक लिवर के साथ अटैच हो रहा है इस 2 लेयर फोल्ड के साथ, जिसको कहते हैं लेसर ओमेंटम थ्रू द लेसर कर्वेचर। स्टमक बाकी ऑर्गन के साथ कैसे अटैच हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर ओमेंटम जो डोर्सल मेसेंट्री में बना था। लेकिन ये होता क्या है, ये ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर से निकलता है, नीचे जाता है, दिस 2 लेयर फोल्डिंग ऑफ द पेरिटोनियल वॉल, ये नीचे जाती है, यूँ वापस फोल्ड बैक होती है, ये ऐसे फोल्ड बैक हुई, और इवेंचुअली जाके फ्यूज़ हो जाती है किससे, ट्रांसवर्स कोलोन से, और फिर ट्रांसवर्स कोलोन इटसेल्फ अब अपनी ट्रांसवर्स मेसोकोलोन के थ्रू पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ अटैच हुई होती है। अच्छा, इस इधर से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि लेसर सैक को, ये जो लेसर सैक था, इसको मेंटल बर्सा क्यों कहते हैं। बर्सा हमें पता है क्या होता है, बर्सा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट वगैरह। हाँ, तो ये स्टमक है, स्टमक के पीछे हमने क्या कहा था, पीछे क्या है, लेसर सैक है। स्टमक अब कहाँ, लेसर सैक देखें ग्रेटर ओमेंटम की 2 लेयर के दरमियान आ गया, ये 2 लेयर है ना जो यूँ फोल्ड बैक हो रही है वापस अपनी तरफ जाके ट्रांसवर्स कोलोन के साथ फ्यूज़ हो रही है, तो अब ये उन दोनों के दरमियान आ गया, ओमेंटम के दरमियान क्या आ गया, लेसर सैक। इस वजह से ये, और यहाँ पे ये कुशन लाइक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से हम इसे ये भी कह सकते हैं दिस लेसर सैक इज नोन एज ओमेंटल बर्सा। ग्रेटर ओमेंटम को एक और नाम भी दिया जाता है, उसे कहते हैं अब्डोमिनल पुलिसमैन, क्योंकि ये नीचे सारी इंटेस्टाइन है ना, और ये ग्रेटर ओमेंटम एज ए एप्रन लाइक फोल्ड, ये स्टमक था, स्टमक से निकल गए थे ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर ओमेंटम, ये वापस यूँ फोल्ड बैक होके अटैच हो रही थी ट्रांसवर्स मेसोकोलोन के साथ। ये एप्रन लाइक जो फोल्ड बनता है ना, जब कभी भी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं इन्फेक्शन होगा, या ये अपेंडिक्स यहाँ पे रप्चर हो सकती है, या कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी ना, तो ये जो पेरिटोनियम के फोल्ड है ना ग्रेटर ओमेंटम के, ये उस पोर्शन पे जाके ना स्टिक हो जाते हैं, स्टिक हो जाएंगे और इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को उसी जगह पे कन्फाइन कर देंगे। मतलब ये यहाँ पे यूँ स्टिक हो जाएगा इस जगह पे, ये इस लेवल पे, अगर यहाँ पे ये अपेंडिक्स रप्चर हुई है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से ग्रेटर ओमेंटम को अब्डोमिनल पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है अदर विजरा को इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से। उसके बाद बात करते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट की। पेरिटोनियल लिगामेंट इस इमेज में, पेरिटोनियल लिगामेंट 2 लेयर फोल्ड होगा पेरिटोनियम का, जो लिवर को अटैच करवा रहा होगा डायाफ्राम के साथ, ये ऊपर डायाफ्राम है, या डायाफ्राम के साथ ये अंटीरियर बॉडी वॉल एब्डोमिनल वॉल के साथ अंटीरियरली जो अटैच हो रहा होता है उसे कहते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, और जो स्पीडरली होता है वो कोरोनरी लिगामेंट या ट्रायंगुलर लिगामेंट ऑफ द
लिवर नहीं, ये कहते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, सेम जैसे ये मेजेंट्री है जो ये मैंने ये बताई हुई है, इसी तरह से 2 लेयर फोल्ड होगा पेरिटोनियम का। मेजेंट्री, 2 और ओमेंटास और पेरिटोनियल लिगामेंट, सारे 2 लेयर फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के, जो अटैच करवा रहे होते हैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से या अब्डोमिनल वॉल के साथ। उसके बाद बात करते हैं पेरिटोनियल सैक या पाउचेज या रिसेसिस की। ये एक्स्ट्रा, जैसे एक तो ये लेसर सैक बन रहा है ना, ये जो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टमक के पीछे लेसर सैक। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा पाउच या एक्स्ट्रा सैक भी बन जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये अगर असेंडिंग क्लोन है ना, असेंडिंग क्लोन के यहाँ नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा पेरिटोनियम का सैक, यहाँ डिसेंडिंग क्लोन के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनसे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अब हमें पता है ये जो उनसे इंटेस्टाइन है ना, ये सारी प्रोट्रूड की हुई है इनसाइड दी, ये जो सारी इंटेस्टाइन है ये वाली, ये प्रोट्रूड की हुई है इस पेरिटोनियल सैक के अंदर। तो यहाँ से ना ये कभी कभी प्रोट्रूड होती ना इस सैक में, ये एपिप्लाइक फोरामेन लेसर सैक में जा सकती है, या ये ट्रांसवर्स क्लोन वाली सैक में जा सकती है, डिसेंडिंग क्लोन वाली सैक में जा सकती है। अगर वहाँ पे चली जाए और इंटेस्टाइन अक्लूड हो जाए तो उसे कहते हैं इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया का हमें पता चल गया। हर्निया होता ही वो है कि प्रोट्रूजन ऑफ द अब्डोमिनल कंटेंट इनटू द नो जोन एरिया। अब यहाँ से जो इंटेस्टाइन है इधर नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी वजह से, प्रेशर की वजह से या कहीं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ इस एपिप्लाइक फोरामेन से होती हुई पीछे वाले लेसर सैक में चली जाए तो उसकी वजह से इंटरनल हर्निया हो जाएगा, और यहाँ पे जाते हुए इंटेस्टाइन के ना ओक्लूजन हो जाएगी इसके ल्यूमन की, क्योंकि वो स्मॉल सी ओपनिंग होती है। तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन में जो कंटेंट है वो आगे मूव नहीं कर सकेगा और वॉमिटिंग वगैरह वाले सिम्टम्स आएंगे, हर्निया वाले सिम्टम आएंगे और पेन होगी। अच्छा, इस इमेज में अब हमें दिखाया गया कि ये जो पूरा सैक था पेरिटोनियम का, ये आगे तो बॉडी वॉल से लाइन कर रहा था, पीछे सारे विजरा से लाइन कर रहा था, और नीचे जाते जाते अब ये जो सा है ना, ये आगे वाला ब्लैडर है, पीछे ये यूट्रस है, ये एंड पे रेक्टम है। ये अब सारे जो से हैं ये पेल्विक ऑर्गन है। जो लाइनिंग थी वो बना रहा था सिर्फ पेरिटोनियम, जो लाइनिंग बना रही थी सिर्फ वो बना रही थी अब्डोमिनल ऑर्गन्स की, अब्डोमिनल वॉल की और अब्डोमिनल विजरा की। लेकिन जो पेल्विक ऑर्गन है ना, उनको वो बस सुपीरियर वाली साइड से कवर कर रही होती है। उसकी वजह से ना कुछ पाउच बनते हैं। अब जो ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान पाउच बनेगा ना, ये वाला, इसे कह देते हैं यूट्रोवेजिकल पाउच, यूट्रोवेजिकल पाउच। जो पाउच यूँ वापस अब ये बैग जाते जाते रेक्टम और यूट्रस के दरमियान बनेगा ना, इसे कह देते हैं मोरिसन पाउच या फिर रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब ये फीमेल के मैंने बताए हुए हैं, क्योंकि अब मेल में यूट्रस तो होता नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पाउच बनेगा यूँ बड़े वाला बिटवीन दी रेक्टम एंड ब्लैडर, उसे कहेंगे रेक्टोवेजिकल पाउच। दोबारा से, यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान जो पाउच अंटीरियर वाला स्मॉल सा बन रहा है, यूट्रोवेजिकल पाउच। यूट्रस और रेक्टम के दरमियान फीमेल में जो पीछे वाला पाउच बन रहा है, मोरिसन पाउच। और इन मेल यूट्रस नहीं होगा तो ब्लैडर होगा, आगे पीछे रेक्टम होगी, और उन दोनों के दरमियान जो बड़ा सा एक पाउच बनेगा उसे हम कह देंगे रेक्टोवेजिकल पाउच। अच्छा, जब इन स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन दीज पाउच आर द इन्फीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल सैक। मतलब अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो जितना भी पेरिटोनियल फ्लूइड होगा वो सारा इस सैक में, मोरिसन पाउच में, इन फॉर द केस ऑफ फीमेल, और इन केस ऑफ मेल वो सारा ये जो नया पाउच बनेगा इन मेल में, यानी कि रेक्टोवेजिकल पाउच, तो उसमें सारा फ्लूइड इकट्ठा होगा या ड्रेन करेगा या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा इन मेल। उसके बाद बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ दी पेरिटोनियम। अब दो पार्ट हैं पेरिटोनियल के, पैराइटल और विसरल। जितनी भी पैराइटल की सप्लाई होगी ना, पैराइटल की होगी इंटरकोस्टल नर्व और लंबर नर्व, क्योंकि पैराइटल किसको लाइन कर रही है, इंटीरियर बॉडी वॉल को लाइन कर रही है। इंटीरियर बॉडी वॉल को जितनी भी नर्व सप्लाई होगी ना, वो ही होगी इसकी पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई। और जो विजरल पेरिटोनियम है उसकी नर्व सप्लाई वही होगी जो उस ऑर्गन की सप्लाई होगी, यानी कि ऑर्गन की विजरा की जो भी सप्लाई होती है वो ज़्यादातर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती है। तो इसी वजह से विजरल पेरिटोनियम की भी जो नर्व सप्लाई होगी ना, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आएगी।
तो इन केस ऑफ the parietal peritoneum, which is present just behind the anterior abdominal wall, that this one. In case of anterior abdominal wall, जो parietal peritoneum सारी लाइन कर रही होगी, उसकी नर्व सप्लाई होगी somatic nerve that are known as lower 6 intercostal nerve. They are itself branches of anterior rami of the thoracic nerve. ठीक है, थोरेसिक नर्व जो T6 से लेकर T12 तक निकलेंगी, उनके जो अंटीरियर रमाए होंगे वो इंटरकोस्टल नर्व बनाते हैं और वही इंटरकोस्टल नर्व इस पैरेटल पेरिटोनियम को सप्लाई कर रहे होंगे। और लोअर लेवल पे इंफीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लंबर नर्व जो सी होती है वो सप्लाई कर रही होती है एब्डोमिनल वॉल को, तो उस वक्त लंबर नर्व सप्लाई कर रही होगी लोअर इंफीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, जो पेरिटोनियम पीछे लाइन कर रही होगी। जो पेल्विक के लेवल पे पेरिटोनियम के ये जो पाउच वगैरह लाइनिंग वगैरह जो प्रेजेंट है, ये ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही होगी। जो डायाफ्राम के नीचे सारी जो पेरिटोनियम प्रेजेंट है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ डायाफ्राम में वो फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही होगी, लेकिन जो लेटरल पार्ट होता है ना डायाफ्राम के नीचे वाली जो पेरिटोनियम होगी पैरेटल, वो वाली लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व ही सप्लाई कर रहे होंगी। विजरल की मैंने बता दी कि हर ऑर्गन के हिसाब से वेरी करेगी, हर ऑर्गन की जो विजरा की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होगी वही सप्लाई उस विजरल पेरिटोनियम की होगी। बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम जैसा कि सारे जो भी इंटेस्टाइनल विजरा होता है वहाँ पे मोटिलिटी हो रही होती है, पेरिस्टालसिस हो रही होती है, तो कुछ पार्ट जो से इंटेस्टाइन के होते हैं वो बहुत ही एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक जो ऑर्गन है वो दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन पॉसिबल है, उसमें फ्रिक्शन हो सके, तो उसको फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ना ये सारी पाउच से हर ऑर्गन, एक ये अगर ऑर्गन है और दूसरा अगर ऑर्गन सपोज ये है यूँ, तो इनसाइड द सैक क्या है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, तो ये मूव कर भी रहे हैं ना, तो एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं होगी इन पे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा होता है विजरा को, जो बहुत ही एक्टिवली मोटिलिटी और पेरिस्टालसिस में मूव हो रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है इसका, अटैचमेंट और सस्पेंशन। हमें पता है कि अब कुछ पार्ट जो सा है इंटेस्टाइन का वो बहुत ही फिक्स अटैच्ड है और कुछ जो सा है वो बहुत ही एक्टिवली मूव कर रहा है, तो उनकी अटैचमेंट किसके थ्रू हो रही थी, वो हो रही थी मिजेंट्री के थ्रू हो रही थी, पेरिटोनियल लिगामेंट के थ्रू हो रही थी, या ओमेंटा वगैरह के थ्रू हो रही थी। प्रोटेक्शन जैसा कि वो एब्डोमिनल पुलिसमैन मोमेंटम जो ग्रेटर मोमेंटम है वो पार्ट प्ले कर रहा होता है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्निया। सपोज अगर कोई यहाँ पे ओपनिंग है, जैसा कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है, तो मैंने अगर यूँ विजरा इसके अंदर कोई पुश करना हो तो वो बहुत इजीली पुश हो जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे कोई यूँ लेयर प्रेजेंट हो, जैसा कि पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट है, तो फिर उस ओपनिंग के थ्रू विजरा पुश करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह ये प्रोटेक्शन एक तो कर रहा होता है ये हर्निया की प्रोटेक्शन, दूसरा ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कन्फाइन करता है, और तीसरा इनसाइड द फ्लूइड जो ये जो फ्लूइड है ना पेरिटोनियल फ्लूइड, इसके अंदर ल्यूकोसाइट होते हैं और थोड़ा सा वाटरी फ्लूइड होता है और कोई जो कि फ्रिक्शन को कम कर रहा था। अच्छा, ये टोटल जो फ्लूइड बनता है ना पूरी बॉडी की पेरिटोनियल नॉर्मली वो होता है 50 ml, लेकिन ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, अप टू 1500 ml भी जा सकता है ये। और उसके बाद चौथा फंक्शन है कि फ़ैट स्टोरेज। मिजेंट्री और जो मेंटाज वगैरह जो भी जितनी चीज़ें थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी सेल जो से हैं वो वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, वहाँ से बॉडी इन्हें यूज़ कर सकती है फॉर एनर्जी पर्पस। इसके अलावा हम इस पेरिटोनियल सैक को डायलिसिस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड है वो तो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है किस इधर ब्लड की तरफ, बॉडी के ब्लड की तरफ। तो सपोज अगर हम कोई एक पेशेंट है जिसका किडनी फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी के ब्लड के अंदर यूरिया है, तो यूरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस जो पेरिटोनियल सैक है उसके अंदर डाइलाइजेट सॉल्यूशन डालेंगे। उस सॉल्यूशन में यूरिया बहुत कम होगा क्योंकि वो क्लियर सॉल्यूशन एक साथ का डालेंगे। तो जब इसमें फिल हो गया सारा सॉल्यूशन, तो ब्लड वाला यूरिया जो सा वो इधर मूव करेगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और फिर उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद वो वाला फ्लूइड निकाल लेंगे, फिर नया फ्लूइड डालेंगे, और इस तरह कंटिन्यूसली जो था ना यूरिया ब्लड से सारा किधर आ जाएगा, उस इनसाइड दी पेरिटोनियल फ्लूइड आ जाएगा और हम वो रिमूव करते जाएंगे। यही डायलिसिस में भी यही हो रहा होता है, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस है, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है जितना वो दूसरा डायलिसिस होता है।
लास्ट पे बात करते हैं क्लिनिकल की। क्लिनिकल ऑलमोस्ट सारी मैंने डिस्कशन के दौरान ही बता दिए थे। इंटरनल हर्निया वो हो गया, अब्डोमिनल पुलिसमैन ग्रेटर मेंडम को कहते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा था वो भी हो गया। एसाइटिस, जब एक्स्ट्रा फ्लूइड डेवलप हो जाता है ना इसके अंदर पेरिटोनियल सैक के अंदर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, उसको एसाइटिस कहते हैं। अप टू 1500 ml अकुमुलेट हो सकता है और नॉर्मल रेंज होती है ओनली 50 ml। तो उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं पेरिटोनियल इन्फेक्शन। क्योंकि पेरिटोनियम जो सा एक क्लोज सैक है तो उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस एक तरीके से ही हैं, या तो ब्लड जो सप्लाई है ना, ब्लड से इन्फेक्शन आए सेप्टिसीमिया के बाद इनसाइड द कैविटी जाए, पेरिटोनियल फ्लूइड में जाए, और पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे पूरी जीआईटी को वो कंटेमिनेट कर दे। एक तो रूट ये है मेल में रूट ये चांस हो सकता है। दूसरा ये जीआईटी है ना, जीआईटी यहाँ पे कोई अल्सर है तो अल्सर से वो सारा फ्लूइड चला जाए किसमें, पेरिटोनियल सैक के अंदर। तीसरा चांस हो सकता है कि फीमेल में ये सैक ना, जो पेरिटोनियल सैक है क्लोज नहीं होता। यूट्राइन ट्यूब जो उनसे होती है ना, ये यूट्रस है, यूट्रस दोनों साइडों पे क्या होती है यूट्राइन ट्यूब, यहाँ से टुवर्ड कैमरा और ऑपोजिट साइड पे भी दूसरी साइड पे बॉडी यूट्राइन बॉडी के, वो यूट्राइन ट्यूब जो है वो इस सैक के अंदर ओपन हो रही होती है क्योंकि उस यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट के पीछे ओवरीज होती है। ओवरीज जब ओवुलेट करती है ना एग, तो इनसाइड द पेरिटोनियल सैक ओवुलेट करती है। तो यूट्राइन ट्यूब जो सी होती है ना, वो ओपनिंग होती है इन द पेरिटोनियल सैक, तो उसके अंदर ओपन हो रही होती है। तो वहाँ से जो सा एग है ना वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे फीमेल में इन्फेक्शन कहाँ से आ सकता है? फीमेल में नीचे से वजाइना से इन्फेक्शन ट्रैवल करेगा, वो जाएगा पहले ऊपर सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, यूट्रस से यूट्राइन ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब से वो एंड पे चला जाएगा किसमें, पेरिटोनियम कैविटी में या पेरिटोनियल सैक में। अच्छा यार, दिस वाज ऑल अबाउट द पेरिटोनियम। थोड़ा सा लंबा टॉपिक था बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू कीप थिंग्स शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आपको थोड़ी भी समझ लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, दूसरे ट्यूनर के साथ शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।